हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। हमने सुपर 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है और ये पार्ट 2 अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक चेक कीजिए और 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2022 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसके अंतर्गत जो है तैयारी करवाई जाएगी आपकी। ठीक है, साथ ही साथ हमने हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है ये लेकर मैं आपके बीच में अगेन आया हूँ। तो देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट द प्रोविजन टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसीज कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की गई है या की जाती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो वित्तीय आपात लगता है तो वो है आर्टिकल 360। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डू नॉट मैटर। मतलब ये किसने कहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मैटर नहीं करते। ठीक है, तो वो गिलक्राइस्ट ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ पावर टू एबॉलिश द क्रिएट लेजिस्लेचर काउंसिल इन इंडिया। भारत में जो अलग अलग राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, विधान परिषद जिसको हम कहते हैं, जो एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है कि वो जो है उसको क्रिएट भी कर सकता है और एबॉलिश भी कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना और एबॉलिश करना ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और इसकी सिफारिश कौन करता है, ये उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जो सिफारिश करती है पार्लियामेंट से कि आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बनाइए या आप ख़त्म करना चाहते हैं तो भी आप उनसे ख़त्म करने के लिए बात करेंगे, और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं आपके राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो आप वो वहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। और हमारे भारत में जो 7 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं, ठीक है, कौन से आपको कमेंट में Which of the following statement is best definition of public opinion। ठीक है, देखिए पब्लिक ओपिनियन जो एक लोगों का जो एक ओपिनियन या लोगों की राय होती है उसका जो बेस्ट डेफिनेशन क्या होती है कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। तो देखिए द एग्रीगेट टू ऑल आइडेंशियल पर्सनल ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक इशू। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो है पर्सनल ओपिनियन उसका एक एग्रीगेट है। ठीक है, वो क्या कहा जाता है, वो पब्लिक ओपिनियन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक जो संवैधानिक सरकार होती है वो किस पे काम करती है, फॉर द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ किसके वेलफेयर के लिए काम करती है। क्या वो अमीर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है या स्टेट के हेड के लिए काम करती है या एजुकेटेड वोटर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नहीं, ये किसके लिए काम करती है, मासेस के लिए। ठीक है, मास मतलब बहुत सारी जो आपकी जो सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करती है आपकी संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन वाज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब व्यक्ति से जो आपका राष्ट्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा है, किसकी फिलोसफी में ये मिलता है, हीगल। मतलब हीगल ने जो है यहाँ पे नेशन को इंडिविजुअल या व्यक्ति के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है राष्ट्र को। ठीक है, और व्यक्ति को बाद में, लेकिन पहली इंपॉर्टेंस किसको दी है, नेशन को, राष्ट्र को, ये हीगल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ वेवेल प्लान वाज। वेवेल प्लान का एम क्या था, कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका जो कंप्लीट इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण करना था। ठीक है, वेवेल प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विल। कार्ल मार्क्स मानते थे कि स्टेट क्या हो जाएगा, वाइदर अवे। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वाइदर हो जाएगा। ठीक है, ना कि बिकम अ वेलफेयर स्टेट भी नहीं बनेगा, परमानेंट स्टेट भी नहीं बनेगा, रिफॉर्म्ड स्टेट भी नहीं बनेगा, मतलब स्टेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वाइदर अवे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ही मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइदर अवे। ठीक है, नेक्स्ट वन, What does the term एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म रेफर टू। जो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब क्या है, लैक ऑफ फेथ इन रीजन। ठीक है, मतलब बुद्धि तर्क, जो वितर्क होता है, रीजन होता है, ठीक है, उसमें विश्वास की कमी या विश्वास ना करना। ठीक है, उसको जो है एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लिस्ट सिस्टम गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू। एक जो आपके जो सूची प्रणाली होती है, ठीक है, इलेक्शन का एक सिस्टम है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स को। आपके पास एक लिस्ट है, इसमें आप पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो कि कौन सी पार्टी है या उसमें कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप जो उस लिस्ट में जो है अपना मत देते हो। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग आप जो वहाँ पे चूज़ करते हो। नेक्स्ट वन है
देखिए कोटेशन बहुत ज़रूरी है। जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, मतलब न्याय क्या है, ठीक है, न्याय जो है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, जो बलशाली है उसका हित ही न्याय है। ये किसने कहा है, ये थ्रेसिमेकस की कोटेशन है। जब प्लेटो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब जस्टिस के ऊपर प्लेटो बात करते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, तो उसमें थ्रेसिमेकस ये कहते हैं कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, ये बलशाली का हित है, या जो जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है, जिसके पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का जो इंटरेस्ट पूरा करना वही न्याय है। थूसीडाइड्स ने, सॉरी, थ्रेसिमेकस ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मार्क्स प्रोलेटेरियन स्टेट वॉज द स्टेट विच विल इस्टेब्लिश आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट एज ए ट्रांजिटरी मेजर, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रोलेटेरियन स्टेट कैसा होगा, या प्रोलेटेरियन स्टेट कैसा था, तो जो स्टेट जो है कैपिटलिज्म को जो उखाड़ फेंकने के बाद जो स्टेट बचेगा उसको कौन सा स्टेट कहा जाएगा, उसको प्रोलेटेरियन स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे दो क्लासेस थी, प्रोलेटेरियन थी और एक दूसरी कौन सी थी, बुर्जुआजी क्लास थी। प्रोलेटेरियंस मीन्स वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार थे, और बुर्जुआजी कौन से लोग थे, जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, ठीक है। जब उन पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने के बाद जो स्टेट बचेगा वो कौन सा राज्य कहलाएगा, प्रोलेटेरियन स्टेट कहलाया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की जो लेबर सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, श्रम सिद्धांत जो मूल्य का दिया गया है, विच फॉर्म्ड अ फीचर ऑफ रिकार्डोज थियोरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, बोरोड फ्रॉम एडम स्मिथ से जो है कहीं ना कहीं मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है वो लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लोकल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये ज़्यादातर आज के टाइम में कहाँ पाया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब मैक्सिमम विश्व के सभी देशों में जो है ये लोकल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है वो आजकल पाया जाता है, ठीक है। हालांकि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात कर भी इसमें हो सकता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओनली, क्या पता यहाँ पे ही हो सकता है, ये मुझे भी खुद भी डाउट लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, हर कंट्री में जो अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएँ हैं, तो ज़रूर तो नहीं कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी हो वहाँ पे, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो आपकी पंचायतें हैं, ठीक है, और आपका जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी आपकी लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया के तमाम देशों में ये चीज़ें हैं, हो सकता है वहीं पे हो जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में तो ऐसा हो नहीं सकता, या इसका राइट आंसर जो है ए भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओनली, शायद वहीं पे ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है फाउंड किया जा सकता है। अगर बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई क्लियरेंस है तो भी आप कमेंट बॉक्स मुझे बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इज़ कंपल्सरी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की मेंबरशिप आपके लिए कंपलसरी है, वॉलेंट्री, अनडिज़ायरेबल या डिज़ायरेबल, तो देखिए कंपलसरी है, यहाँ पे इस पर कंपलसरी है, ठीक है, ज़रूरी है। नेक्स्ट, द स्टेट रिजर्व राइट टू इनिशिएट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूएसए, ठीक है, मतलब कौन से, इंडिया, यूएसए, रशिया, किस देश में जो है आपके राज्य भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए इनिशिएट ले सकते हैं, तो सिर्फ एक यूएसए है, ठीक है। वहाँ पे जो राज्य हैं वो भी जो है संविधान में संशोधन करने के लिए इनिशिएट ले सकते हैं। बाकी भारत में संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, राज्य यहाँ पे इनिशिएट नहीं ले सकते। बाकी रशिया में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ यूएसए में ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द पार्टी मोर इम्पोर्टेंट देन द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब इसमें मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, एलीट डोमिनेंट डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी, तो जो आपकी जो पार्टी जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में, जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है उसमें जो है पार्टी को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सरकार के मुकाबले या गवर्नमेंट के मुकाबले जो पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article prohibits that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory, तो देखिए आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बिलो 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल से कम किसी भी बच्चे को जो किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में या किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री में आप जो काम पे नहीं लगा सकते, आर्टिकल 24 है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था, दैट द ओनली ग्राउंड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर उसके ऑफिस से आपको रिमूव करना है, अगर उसको उसके पद से हटाना है या इस तरह से, तो किस आधार पर आप जो उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान का वायलेशन करता है सिर्फ इसी आधार पर जो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज डिसओबीडियंस ऑफ द पार्लियामेंट या एक्सेप्टिंग ब्राइब, ठीक है। ब्राइब क्या होता है, ब्राइब क्या होता है, ब्राइब होता है रिश्वत, ठीक है। तो अगर वो रिश्वत ले रहा है या डिसओबीडियंस, पार्लियामेंट का डिसओबीडियंस कर रहा है या पार्लियामेंट की बात नहीं मान रहा है, ठीक है, उसकी अवज्ञा कर रहा है, तो इन आधारों पे आप राष्ट्रपति को जो है निकाल नहीं सकते। लेकिन जब वो जो क्या करेगा, अगर वो जो है वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो उस आधार पर जो आप जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मार्क्सिस्ट व्यू द स्लेव ओइंग सिस्टम, ठीक है, जो दास प्रथा जो है, ठीक है, प्रीसीड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, कहीं ना कहीं दास प्रथा सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टेट को क्रिएट करने के लिए प्रीसीड करती है, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंडियन फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट हमने जो स्टेटमेंट है इसको वो करना है, ठीक है। तो प्रोविजन इक्वली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एक जो करेक्ट स्टेटमेंट थी उसको चूज करना था, ठीक है, जिसमें करेक्ट क्या है, सिर्फ ये है कि हाँ इंडियन फेडरलिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट इन द राज्यसभा। सॉरी, ये हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज करनी है, ठीक है, कि गलत क्या है इसमें से। तो देखिए जिस तरह से हम अमेरिका में देखते हैं कि सीनेट के लिए जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब हर स्टेट से वहाँ पे 2 मेंबर जो है आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। जैसे अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से 3 सीटें जाती है, ठीक है, राज्यसभा के लिए जो 3 सीटें जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है वहाँ से उतने मेंबर आएंगे, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या अगर कम है तो यहाँ से कम मेंबर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लेबर ऑफ द लेबरर अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि जो लेबर है, ठीक है, लेबरर्स जो श्रम करने वालों का जो श्रम है या श्रमिकों का जो श्रम है, ठीक है, वो क्या है, एक पेरिशेबल कमोडिटी है, एक जो खत्म हो जाने वाली चीज़ है, नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द राइट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू इनर डेवलपमेंट। जो आइडियलिस्ट थ्योरी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मोर जो आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है या इनर डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट, ठीक है, कि जो मौलिक अधिकार है, सॉरी आपके जो अधिकार है वो किस लिए मिलने चाहिए, आपकी आंतरिक विकास के लिए, आपके इनर डेवलपमेंट के लिए आपको जो राइट्स मिलने ज़रूरी है। ये कौन मानता है, आइडियलिस्ट थ्योरी, ठीक है, राइट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैज़ यूज द टर्म स्टेट। कौन से आधुनिक विचारक ने जो है स्टेट टर्म को जो यूज़ किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंट सेंस, वर्तमान सेंस में जो है पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किस आधुनिक विचारक ने किया, तो मैकियावेली ने किया है अपनी बुक द प्रिंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल सिस्टम। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम मेजोरिटी या हम बहुमत प्रणाली की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो सभी लोगों का मत जो है आगे रिप्रेजेंट करता नहीं। उसमें जो अल्पमत में जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके हितों का तो हनन ही होता है ना, ठीक है। मान लीजिए 100 लोगों में अगर 60 लोगों ने किसी चीज़ को जायज़ माना, तो 40 लोग तो ऐसे भी हैं जो उस चीज़ को जायज़ नहीं मानते, लेकिन चलेगी किसकी, ये अगर 60 लोगों ने इसको जायज़ माना, अब ये एप्लीकेबल 100 लोगों पे होगी, ठीक है। मतलब जो 40 लोग हैं जो पहले उसके खिलाफ थे, उनको भी मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा लोग जो हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के औचित्य को ठहराते हैं या उस चीज़ को उचित ठहराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का यही मतलब है, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है ये, ठीक है, वो कैसा है कि इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द होल सिस्टम, देयरफॉर इट कैन नॉट बी द ट्रू बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसको जो है लोकतंत्र का सही आधार नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि आप बहुमत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जो अल्पमत में जो लोग हैं, ठीक है, क्या उनके हितों का हनन नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है, तो किस तरह की डेमोक्रेसी हुई फिर? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी थी। ए शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट, एक जो अल्पकालीन जो विकास होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट होती है, वो कैसी होती है? डज़ नॉट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट, मतलब ये विकास नहीं करती है, ठीक है, या डज़ कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट नहीं जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सीधा सा आप ये ले लीजिए कि अगर आप थोड़े समय के लिए अगर कोई विकास करते तो ऐसा नहीं कीजिए आपका सच में विकास हो गया, क्योंकि थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं फिर से चीज़ डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की जो डेवलपमेंट होती है वो जो है डेवलपमेंट को कंस्टिट्यूट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेफर अ लोकल गवर्नमेंट एज इंफ्रा सॉवरन जियोग्राफिक यूनिट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा गया है? इंफ्रा सॉवरन जियोग्राफिक यूनिट एंड एज अ क्वासी सॉवरन स्टेट इन सॉवरन नेशन के अंतर्गत जो लोकल गवर्नमेंट को जो है क्या कहा गया है? क्वासी सॉवरन स्टेट, ठीक है, अर्ध प्रभुत्व राज्य भी इसको माना जा सकता है, ठीक है, या इंफ्रा सॉवरन जियोग्राफिक यूनिट, ये किसने कहा है? ये ह्यूम ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एडवोकेट ऑफ द पैट्रियार्किकल थ्योरी, ये हमने ऑलरेडी भी देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जो पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है राज्य का, ठीक है, उसका जो चीफ एडवोकेट है या उसका जो मेन प्रपाउंडर है वो कौन है? सर हेनरी मैन है, ठीक है। द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। आपको पता है 1932 में जो कम्युनल अवार्ड था, ठीक है,
वो जो है मैकडोनाल्ड ने जो है पेश किया था। कब किया था? अगस्त 16 1932 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन दी थी कम्युनल बेस पे जो है लोगों को, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, इवन SC ST या आपके दलितों को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने की बात की थी। जिस तरीके से हमने देखा कि 1909 में कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, 1919 में उस प्रतिनिधित्व को बढ़ा के अब ये मुसलमानों और सिखों और हिंदुओं सबको, ठीक है, और 1932 में इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया और जितनी भी माइनर क्लासेस थी उनको भी उन्होंने उसमें ले लिया, ठीक है, और इस तरह से एक कम्युनल बेस पे जो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, ठीक है। तो 16 अगस्त 1932 को ये इन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किया था। किसने किया था? मिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये हमने देखना था। देखिए एरिस्टोटल ने कहा है स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा है स्टेट विल वाइदर अवे, बिल्कुल सही बात है कि स्टेट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, वाइदर हो जाएगा, ठीक है। हीगल ने क्या कहा? स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। राज्य क्या है? मार्च जो है गॉड का जो मार्च है अर्थ पे, पृथ्वी पे, ठीक है, ये भी हीगल ने कहा। और मैकाइवर ने बोलते कि मैकाइवर कहते हैं कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। तो देखिए ये मैकाइवर ने नहीं कहा है, ये जो है एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है, कि राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय है राज्य। ये किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा, मैकाइवर ने ये नहीं कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का जो शासन है, इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, कहाँ के संविधान का जो खास विशेषता है रूल ऑफ लॉ, तो ये है ब्रिटेन की, ठीक है। युगांडा, चाइना, नाइजीरिया नहीं, बल्कि ब्रिटेन में जो है रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिंकिंग मैन इज़ अ डिप्रेव्ड एनिमल अकॉर्डिंग टू रूसो। कौन मानता है कि एक जो चिंतनशील व्यक्ति होता है वो एक तरह का पशु होता है? वो किसने कहा है? ठीक है, तो ये रूसो ने कहा है। ये क्यों कहा है? देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। मनुष्य ने सोचा, ठीक है, सोचा तो उसका दिमाग काम कर गया, दिमाग काम कर गया तो उसने साइंस को कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से उसने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री स्थापित कर दी, इंडस्ट्री स्थापित कर दी तो लोगों में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया तो कहीं ना कहीं एक जो शांति थी, एक जो नेचुरल स्टेट में जो शांति थी वो भंग हो गई, ठीक है। उससे क्या होगा? लोगों में थाइन एंड माइन, मतलब तेरा और मेरा की भावना आ गई, ठीक है। और रूसो का मानना ये था कि जो आपका जो स्टेट ऑफ नेचर था, प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है, उसके ख़त्म होने का मेन रीज़न ही जो क्या था, वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया तो उसी ने जो कहीं ना कहीं राज्य को जन्म दिया है, ठीक है। उसी की वजह से लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया था और उनका ये भी मानना था कि जिस व्यक्ति ने पहली बार ये कहा कि ये चीज़ मेरी है, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है क्या है, मेन उस इशू या उस कॉन्सेप्ट को पैदा करने वाला व्यक्ति वही है जिसने पहली बार ये कहा होगा कि ये चीज़ मेरी है। तो ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। और रूसो यहाँ पे ये मान रहे हैं कि एक थिंकिंग मैन जो होता है, ठीक है, एक सोचवान जो व्यक्ति होता है, विचारशील जो व्यक्ति होता है, वो एक तरह का पशु होता है, ठीक है। तो रूसो ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑफ द व्यू दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव पावर बिहाइंड द थ्रोन, ठीक है। तो ये देखिए हरमन फाइनर मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो है पावर्स होती हैं, ठीक है, बिहाइंड द थ्रोन। तो ये हरमन फाइनर का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन मतलब सिंहासन, ठीक है, सिंहासन के पीछे से पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है पावर होती है, ठीक है। तो हरमन फाइनर का मानना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था है अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट मीन, ठीक है, जो सामाजिक समझौतावादी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर था वो क्या था? तो देखिए एक कंडीशन थी, ठीक है, जो कि स्टेट के बनने से पहले की जो कंडीशन थी वो क्या था? स्टेट ऑफ नेचर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशन, किस चीज़ में डायरेक्ट रिलेशन है? बिटवीन द राइज इन द कैपिटल एंड पॉपुलेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं पूंजी और पॉपुलेशन का जो राइज होने में जो डायरेक्ट रिलेशन है ऑन द वन हैंड, एंड फूड और प्राइस ऑन द अदर हैंड, ठीक है। फूड मतलब खाना और प्राइस उसकी कीमत, मतलब इनकी जो इनमें जो राइज हुआ है, ठीक है, ये इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये कौन मानता है? ठीक है, रिकार्डो मानते हैं कि बिटवीन कैपिटल एंड पॉपुलेशन ऑन द वन हैंड एंड अदर हैंड अगर हम देखें तो फूड और प्राइस में जो राइज हुआ है, ठीक है, इनका जो डायरेक्ट लिंक बनता है। तो कौन मानता है? ये रिकार्डो मान रहे हैं, ठीक है। द लिबरल थिंकर ऑफ द 19th सेंचुरी आर्गूड दैट द स्टेट वाज अननेसेसरी एवल, आवश्यक बुराई है। 19वीं शताब्दी के जो लिबरल थिंकर्स हैं वो क्या मानते हैं? राज्य कैसा है? एक नेसेसरी एबल है, ठीक है, एक आवश्यक बुराई है। क्योंकि देखिए
जो लिबरल्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरवेंशन को नहीं मानना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिस्ट थे जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। लेकिन जब उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी वाली बात आती है तो उसमें क्या क्या आता है कि स्टेट की इंटरवेंशन को भी ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। उस हिसाब से स्टेट क्या है, एक आवश्यक, ज़रूरी भी है लेकिन बुराई भी है, ठीक है, तो ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रूसो जनरल विल क्या है, जनरल विल ऑलवेज राइट होती है। आपको पता है कि जनरल सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया, ठीक है, और वो कैसी होती है, ऑलवेज राइट होती है। द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो कैपिटलिज्म का स्प्रेड है वो क्या है, वो विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की जा रही है, वो भी हॉब्स की, ठीक है। सॉवरन जो संप्रभु है, इन द कॉन्ट्रैक्ट एनविसेज्ड बाय हॉब्स कम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपका जो संप्रभु था वो जब समझौता हुआ तो उसका एक हिस्सा नहीं था, लेकिन वो क्या है, उस समझौते के परिणाम के तौर पर जो है संप्रभु आया, ठीक है, संप्रभु जो है अस्तित्व में आया, ठीक है। जबकि अगर हम इसके विपरीत लॉक की बात करें तो लॉक का जो सामाजिक समझौता था वहाँ पे जो सरकार है या जो संप्रभु है वो जो है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था या वो उस वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक। लेकिन हॉब्स मानता है कि जब ये समझौता हुआ तो उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है संप्रभु या राजा आपका जो भी है वो जो है बाद में अस्तित्व में आया है, तो हॉब्स का ये मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सॉर्ट्स द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन आर्टिकल 43 में, ठीक है, आर्टिकल 43 में कहीं ना कहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोशन के लिए जो है राज्यों को जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवियंस द फेवियन वांटेड, क्या चाहते हैं फेवियंस, नेशनलाइजेशन विद कंपनसेशन टू कैपिटलिस्ट, ठीक है, नेशनलाइजेशन विद कंपनसेशन टू कैपिटलिस्ट के साथ जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन ये फेवियनिस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी लीड्स टू इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, जबकि जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव्स द इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, हेल्प इन डेवलपिंग द वर्चूज़, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं जो वर्चूज़ हैं, जो गुण हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, एंड लीड्स टू प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एजुकेशन एंड लिटरेचर को जो प्रमोट करने में जो है कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, लेकिन इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the local bodies do not enjoy much autonomy because the government is highly centralized in, कहाँ पे, फ्रांस में जो है जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है, इस वजह से लोकल बॉडीज़ जो है डू नॉट एंजॉय मच ऑटोनॉमी, ठीक है। नाउ लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लीगल इक्वालिटी इज़ इनपरफेक्ट अंटिल देयर इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जब तक आप जो है आर्थिक तौर पर जो है आपके साथ समानता नहीं है तब तक जो लीगल अथॉरिटी होने का कोई लीगल इक्वालिटी होने का, जो कानूनी समानता होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। जो अगर आप जो है आर्थिक तौर पर अगर आप जो समान नहीं है, अगर आपके साथ आर्थिक स्तर पर जो है समानता नहीं बरती जा रही है तो फिर जस्ट कानूनी समानता भी आपके लिए नामात्र की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ स्पेशल ग्रांट्स मेड टू वेरियस स्टेट्स इन इंडिया इज़ डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा, स्पेशल ग्रांट्स जो अलग अलग राज्यों के लिए जो अमाउंट निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्पेशल ग्रांट्स वो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नाउ हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, ठीक है, तो न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज किसने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। कंजर्वेटिव पार्टी बिलीव्स इन, किस चीज़ में बिलीव करती है, कंजर्वेटिंग द स्टेटस को, ठीक है, कहीं ना कहीं यथास्थिति को बनाए रखने में जो है बिलीव करती है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। नाउ सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर वाज स्टेटेड बाय, किसने कहा ये, जो सॉवरेनिटी कहाँ पे रिजाइड करती है, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता निर्वास करती है, ठीक है, तो वो किसने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी थी, लीगल जो सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, कानूनी संप्रभुसत्ता, ये क्या है, ये डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट भी है, होल्ड द पावर टू इशू फाइनल कमांड, ये भी है, ठीक है, बट एंजॉय ओनली लिमिटेड अथॉरिटी, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है कि लीगल सॉवरेनिटी एंजॉय ओनली लिमिटेड अथॉरिटी, मतलब उसकी अथॉरिटी जो लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन आई एम द स्टेट बिलोंग्स टू, ये किसने कहा है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, ये कहा है लुईस 14वां जो फ्रांस से था, उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट
कन्फर्ड, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो कहीं ना कहीं फुल स्टेटहुड दी गई है मिजोरम को, ठीक है, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 371। तो 371 को जो है अमेंड करके जो मिजोरम को जो फुल स्टेटहुड दी गई है 53 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी कंसिस्ट इन फॉलोइंग द मॉरल लॉज वाज सेट बाय, ये स्पिनोजा ने कहा कि लिबर्टी कंसिस्ट इन फॉलोइंग द मॉरल लॉज, ठीक है, कहीं ना कहीं मॉरल लॉज को फॉलो करने में ही लिबर्टी है, ठीक है, या आपकी स्वतंत्रता क्या है, मॉरल लॉज को जो फॉलो करो, तो स्पिनोजा ने कहा है। विच सिस्टम वाज सपोर्टेड बाय फासिस्ट, तो जो फासीवाद है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, वो डिक्टेटरशिप को या सर्वसत्ता अधिकारवाद को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ अ फीचर ऑफ, ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है वो किस चीज़ की फीचर है, वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आपका लोकतांत्रिक संविधान है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी जाती है, ठीक है। नाउ द थियरी ऑफ फोर्स होल्ड, जो आपका शक्ति सिद्धांत है वो क्या कहता है, दैट फोर्स वाज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि आपके राज्य की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, शक्ति सिद्धांत, ठीक है, शक्ति सिद्धांत के अनुसार जो है शक्ति जो मेन वजह है जिसके अंतर्गत जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री डज द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैव एक्सक्लूसिव पावर टू कंट्रोल द लोकल बॉडीज़, ठीक है, किस देश में जो लोकल बॉडीज़ को कंट्रोल करने का मिनिस्टर्स के पास जो है एक्सक्लूसिव पावर होती है, तो फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हु एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस विचार को कौन एडवोकेट करते हैं, तो देखिए यूटिलिटेरियनिस्ट, ठीक है, जो उपयोगितावादी हैं वो कहते हैं कि राज्य वही उपयोगी है जो कहीं ना कहीं अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने की बात करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ प्रोविजन फॉर अ स्पेशल ग्रांट फॉर द रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है, आसाम के कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज को जो है रेज करने के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलीट थ्योरी की यहाँ पे बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू द एलिटिस्ट थियरी द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एन एलीट क्लास, ठीक है, कहीं ना कहीं जो विशिष्ट वर्ग होता है सोसाइटी का, समाज का, ठीक है, फॉर्मुलेशन कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो ये पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, एलीट क्लास के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो देखिए आर्टिकल 32 में है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं पे उल्लंघन होता है, हनन होता है, आर्टिकल 32 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न स्टेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, आज का जो आधुनिक राज्य है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको जो वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, ठीक है, मतलब कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज अनरिटन, कोई भी संविधान है वो अनरिटन या अलिखित समझा जा सकता है अगर मेजर पार्ट, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है कहीं ना कहीं वो मतलब रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको जो है अनरिटन कहते हैं। जैसे अगर हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो लिखा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे माइनर सा पार्ट जो लिखा भी है, लिखे हुए दस्तावेज भी हैं, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो अनरिटन, इसीलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है, देखिए राइट टू वोट ये भी आपका राजनीतिक अधिकार है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये भी आपका राजनीतिक अधिकार है, और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का राइट भी आपके पास एक राजनीतिक अधिकार के तौर पर होता है। लेकिन राइट टू वर्क, ये राइट टू वर्क आपका एक इकोनॉमिक राइट है, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी वाज एडवोकेटेड बाय द ग्रीन, ठीक है, TH ग्रीन के द्वारा जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी को एडवोकेट किया गया है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, आपको पता है कि स्टेट की इंटरवेंशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which amendment of the Indian Constitution gave the directive principle an overriding position over the fundamental right under the certain circumstances? देखिए कुछ एक विशेष प्रावधान विशेष परिस्थितियों में जो आपके जो मौलिक जो आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको जो है ओवर राइडिंग पोजिशन दी गई है किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत जो है ये पोजीशन इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रावधान किया गया है कि कुछ एक विशेष परिस्थितियों में आपके जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ओवरराइड करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। मतलब फंडामेंटल जो आपका मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मौलिक अधिकारों के मुकाबले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को थोड़ी एक तवज्जो दी जाने लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी की बात की जा रही है, ठीक है। कैन नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है सिर्फ तभी ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को जो है काटा जा सकता है या कम किया जा सकता है, अदरवाइज़ ऐसे उनकी सैलरी को जो है कम नहीं किया जाता है, ठीक है। और जब वित्तीय आपात लगता है देश में, ठीक है, तो उस टाइम राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं उनकी सैलरी को भी वो कम कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में जो है उनकी जो सैलरी है उसको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टेटस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। आप देखिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से भी कंपेयर नहीं कर सकते, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया वो कहाँ से लिया है, हमने लिया है यूके से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। और जैसे वहाँ पे भी एक बेशक वहाँ पे राजतंत्र है, ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे भी जो राजा होता है वो नामात्र का मुखिया होता है आपके देश का, ठीक है, सरकार का। और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो भी नामात्र का मुखिया होता है या वो देश का मुखिया होता है। और जो सरकार या वास्तविक शक्ति जो वास्तविक मुखिया होता है वो कौन होता है हमारे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो राष्ट्रपति की जो तुलना है वो बेस्ट किसके साथ रहेगी, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन के साथ, ठीक है, या जो क्राउन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, उसके साथ बेस्ट कंपैरिजन है हमारे राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए आपको तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे सुपर 50 क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट था। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।